अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है और देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रहनुमा, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 पे आप सुन सकते हैं। जनाब, मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम का मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो मेरे साथ गेस्ट जिनको मैं इनवाइट करता हूं वो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, एजुकेशन के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो। 10 से 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, मैं उनको इनवाइट करता हूँ यहाँ पे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, जिनसे हम लेते हैं रहनुमाई आपके लिए। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का आपको तारुफ कराऊं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं इसके। सबसे पहले ये है कि आप कॉल करें 031500008824 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं। अपने राइट मैसेज में जाइए अपने मोबाइल के, उस पर लिखें SPR, स्पेस दें, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दें, अपनी सिटी का नाम लिखिए और मैसेज लिख के SMS कर दीजिए 8881 पे। और आखिरी जो तरीका है वो है आप फेसबुक पे आप जाइए, उस पर कमेंट्स कर दें हमें। उसमें जब आप कमेंट्स कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप हमें थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज के जो प्रोग्राम का जो उन्वान मैंने चुना है वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG कहते हैं इसको। अब ये जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक मरहले पे पहुंच चुका है, अब वो हम ये पहले तो हम ये जानेंगे ये है क्या, आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए, बताया जाए, आपको रहनुमाई दी जाए कि किस तरीके से इसका इम्पेक्ट क्या आ सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें 2030 के अंदर हमें ये गोल अचीव करने हैं। ये हमें 2025 में हमें अभी हम समझ लेंगे पहुँचने वाले हैं। 2030 के अंदर हमें अचीव करने हैं, 2024 पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कौन से मेहमान को चुना जाए। तो मैंने जो है, अब क्योंकि मेरे पास अभी फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो उसमें से मैंने सलमान हमीद साहब हैं हमारे गेस्ट आज के, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी में होते हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं। अपने मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि अपने स्टूडेंट सर्कल में बहुत फेमस भी होंगे। बहुत शफ़क़त से, बहुत प्यार से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मैंने इनको फेसबुक में फ़ॉलो कर रहा हूँ। बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन मैंने देखी तो मुझे रहा नहीं गया कि मैं इनको इस प्रोग्राम के अंदर बुला के इनसे कुछ आपके लिए बुनियादी चीज़ें मैं आपके साथ हम इनकी रहनुमाई दिलवाएँ SDG के ऊपर। चलिए जी, हम खुशामदीद कहते हैं। सलमान हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। ओके, राइट, ठीक है। अच्छा सलमान, ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि मैं माशाल्लाह से ये देख रहा था कि आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रही है SDG के हवाले से। ज़रा हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा बुनियादी हमें बताइए कि क्या है ये चीज़। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमारे मुल्क में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो है वो एक सोच, एक फ़िक्र डेवलप हो रही है। ओके। और मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, और मेरी ग्रीन अल्फा कंसल्टेंसी के नाम से डॉक्टर अदनान भट्ट के साथ कंसल्टेंसी भी चल रही है इसके ऊपर। एंड वी आर वर्किंग विद सर्टेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली द डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन वो एक इंतहाई डिफरेंट एस्पेक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम बिल्कुल बुनियादी चीज़ से लेके इसको। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कुछ बेसिक बात फरमाते हैं और मैं उसमें से थोड़ी सी तिलावत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अभी अगर इस आयत को हम गौर से पढ़ें और समझें तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निहायत ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया
और उसके बाद ये मैं मफ़हूम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने ज़िंदगी और मौत को बनाया। और उसके आगे अल्लाह ताला ने डिफाइन किया कि मैंने ज़िंदगी और मौत को पता है क्यों बनाया है, कि जांच सकूं कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने इंसान को एक क्राइटेरिया के साथ डेवलप कर इस दुनिया में भेजा है, एंड द क्राइटेरिया इज टू एनालाइज डूइंग गुड थिंग्स और बैड थिंग्स। ओके। तो अगर हम कोई बुरी चीज़ कर रहे हैं वो तो है ही है, अल्लाह ताला की पकड़ है, लेकिन उसके अलावा अच्छी चीज़ क्या कर रहे हैं ये करना है, अल्लाह ताला ने हमने उसके ऊपर बता दिया। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ अभी कि आपके हिसाब से अच्छी चीज़ करना क्या है ज़िंदगी के अंदर? चले, अगर आप सही सवाल कर लिया मैंने। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ मेरे नज़र में ये है कि आपको, मैं जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, बल्कि फ़ायदा पहुँचे। जी बिल्कुल, एटलीस्ट अगर मैं फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहा हूँ तो कम से कम तकलीफ तो ना दूँ। बिल्कुल जी, मेरी अप्रोच। इसका मतलब है अगर हम इसको कंक्लूड करें सारी बात को, तो हर इंसान का अल्लाह की मखलूक या अल्लाह की ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाने का नुक्ता नज़र अलग अलग हो सकता है। जी बिल्कुल। कोई बोलेगा पानी बचाना मेरी जिम्मेदारी है, कोई बोलेगा किसी की भूख ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, कोई बोलेगा किसी को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि वो काम मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का फिनोमेना है, गोल्स हैं 17, वो 17 के 17 गोल इन्हीं एरियाज को कवर कर रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अगर आप गौर से देखें, गोल नंबर 6 है, वो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसका मतलब है कि गोल नंबर 6 पानी के बारे में बात कर रहा है, और पानी बचाना, सेहत और सफाई का ख्याल रखना, ये हम सबकी क्या है, जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस बात को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा और एक्सपेंड भी करना चाहूँगा। ठीक है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर अपना थीसिस भी, PhD का इसी के ऊपर चल रहा है, तो कुछ मैं चाहूँगा कि मेरी जो एक वास्ट ऑडियंस है उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी उनके साथ शेयर करूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं हम सबकी सब कॉन्टिनेंट में रहने वालों की, और बहुत सारे रीजन से रहने वाले लोगों के, उन सब की रूट्स हमें हमेशा से सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पायदारी। पायदारी का मतलब है हर काम इस तरीके से किया जाए कि वो अभी के लिए भी फ़ायदेमंद हो और बाद के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अब ये मैंने यूनाइटेड नेशन की किसी डेफिनेशन को इंतहाई सलीस वर्ड में शेयर कर लिया। ठीक है, सही है। और इसको समझने के लिए मैं आपके साथ लोकल, अभी हमारे साथ पाकिस्तान में जो इशू हो रहा है वो हो रहा है नेचुरल गैस का। ठीक है। नेचुरल गैस अभी क्यों ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि हम पिछले ज़मानों में उन्हें अपनी गाड़ियों में कंज्यूम कर चुके हैं, गाड़ियों में। तो इसका मतलब ये कि हर आम आदमी ने जिस रिसोर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया पिछले 30 साल में, वो ख़त्म हो गई। Upcoming generation is not going to have that natural resource, that is the natural gas। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 30 साल पहले लोग थे उनको अपनी चीज़ों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए था कि आने वाले वक्त के लोगों को भी वो प्रॉब्लम ना हो। दैट इज़ द क्राइटेरिया, दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी या पायदारी। ठीक है। याद है ना, हमारी अम्मी भी घर में बोलती थी कपड़े अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करो ताकि छोटा भाई भी इस्तेमाल कर सके। हाँ, सही। ठीक है, बिल्कुल। आपकी नहीं कहती थी, मेरी अम्मी कहती होंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है वो चाहती थी कि हर चीज़ पायदारी से इस तरह से इस्तेमाल हो के आने वाली जनरेशन को। बिल्कुल सही कहा। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था, वो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि मैंने अपने रिसर्च थीसिस लिखते हुए जब स्टडी किया तो मुझे पता चला, अब मैं 2 वाक़यात बता रहा हूँ आपको ताकि फिर मैं बेसिक्स के ऊपर आ सकूँ। वैसे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सस्टेनेबिलिटी करंट फिनोमेना है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सस्टेनेबिलिटी बहुत पुराना फिनोमेना। ठीक है। किस तरीके से? लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू मज़हब के अंदर जो क़िस्से हैं, जो बातें हैं, उसके हिसाब से उसमें से एक बात यह है कि दरिया गंगा जो है, जो मुक़द्दस दरिया है, उसके अंदर एक 3 मुंह वाला सांप रहता था जो लोगों को वो इस्तेमाल नहीं करने देता था। जो लोगों को वो दरिया इस्तेमाल, आप दरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? फिशिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, और आपकी फसलों के लिए पानी वहाँ से आएगा और आप उसमें से ट्रैवल करके दूसरी तरफ जाएंगे। अब अगर लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो गोल नंबर 1 गोल है लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर। तो जो लाइफ बिलो वाटर है वो हम उससे हम फायदा नहीं उठा पा रहे, मछलियों को से भी फायदा नहीं उठा पा रहे इंसान, और उसके थ्रू ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे। करेक्ट। तो जो लॉर्ड कृष्णा थे उन्होंने वहां जाके 3 दिन तक उस सांप से जंग लड़ी और उस सांप को मारा।
और उसके बाद वो लोगों के यूज के लिए आ गया वो दरिया। अच्छा, ये माइथोलॉजी में से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हर मज़हब में, हर ज़माने में ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि रिसोर्सेज को लोगों की फलाह के लिए किसी तरह से सिक्योर किया जा सके। और मैं माइथोलॉजी की बात करूँ तो इसका मतलब ये कोई हज़ारों साल पुरानी बात होगी। थोड़ा सा करीब आ जाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि उन्होंने, जब उनकी खिलाफत का दौर था, तो उन्होंने उन लोगों के पास जिनके पास बहुत सारी ज़रई ज़मीन थी, जो काश्त नहीं कर सकते थे, ठीक है, उनसे लेके उन लोगों को दे दी जो लोग काश्त कर सकते थे। क्योंकि ये है मसला गोल नंबर 2 का, गोल नंबर 1 का और गोल नंबर 2 का। गोल नंबर 1 कहता है नो पॉवर्टी और गोल नंबर 2 कहता है नो हंगर। अगर ज़मीनें काश्त नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि फसल मौजूद नहीं होगी। और कुछ लोग ऐसे थे जो काश्त कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। ये आ गया गोल नंबर 8, दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वो लोग जो काम नहीं कर सकते, जब उनको काम मिलेगा तो वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करेंगे। और जब वो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करेंगे और जमीनों पे काश्त होगी तो उनके पास पैसे आएंगे। गोल नंबर 1 क्या है? नो पॉवर्टी। तो नो पॉवर्टी खत्म होगी। जब उसके घर पॉवर्टी खत्म होगी तो वो अपने घर खाना भी लाएगा, नो हंगर भी खत्म हो, वो अपने बच्चे को भी पढ़ाएगा, दैट इज एजुकेशन, और वो अपनी सेहत भी बेहतर करेगा। इसका मतलब है जो सस्टेनेबिलिटी का फिनोमेना है वो बहुत पुराना है। हमने उसको विजुअलाइज, जो कंटेम्पररी एरा है उसमें करना शुरू किया है। और वो कहाँ से शुरू हुआ है? वो शुरू हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में हुई, और जब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का मसला हुआ, तो ऑलमोस्ट अराउंड 1960s and officially in the United Nations that emerged out around 1972. 1972 में एक ऑफिशियल लेवल पे ये बात हुई कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट द मदर अर्थ। क्या हो रहा है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर एक आदमी किसी दुनिया के खत्ते में ऐसी जगह रहता है जहाँ पे टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, और अगर जो क्राइटेरिया भी रिक्वायर्ड है वो है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम किया जाए, तो अगर वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाता है, so he will be living in an area which is having a temperature of 40 degree centigrade. And think about someone living in 40 degree centigrade, अब वो 42 में चला जाएगा। Okay. इसका मतलब है दुनिया में जहाँ जहाँ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से धुआं हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है, ग्रीन हाउसेस क्रिएट हो रही हैं। दिस इज द मेन रीजन सिंस द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कि इस दुनिया की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो जो बर्फ पिघल रही है ना ग्लेशियर्स के ऊपर, वो भी इसी की वजह से पिघल रही है। बिल्कुल सही। और मैं यूरोप में गर्मी हो रही है और मैं और आप अब नॉर्मल सीजन्स बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी इसी की वजह से। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पे यूएई के अंदर जो हुआ है, आपने देखा अनयूजुअल बारिशें जो शदीद बारिश हुई है दुबई के अंदर और ऐसी जगह हमने देखी। तो ये क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं, ये इसकी वजह से हो रहे हैं कि हमें अब वी नीड टू टेक केयर। मैं सलमान आपकी बात को थोड़ा सा मैं स्ट्रेंथन करना चाहूँगा कि देखिए इसमें जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बिल्कुल, उनको हमने कैसे प्रिजर्व रखना है, कैसे हमने अपनी न्यू जनरेशन के लिए बचाना है। जैसा भी सलमान ने अपने स्टार्ट में ये कहा था, हमारे पास नेचुरल गैस, जिसको आपने याद होगा CNG आप लोग अपनी गाड़ी में देखते होंगे, डलवाते हुए आप देखते होंगे। अब वो सारे स्टेशंस बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। असल में SDG जो है वो, अभी मैं सलमान से भी हम चाहेंगे कि आप हमें और थोड़ा सा और बुनियादी उससे हमें बताएं कि क्या हम कैसे, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, हम क्यों करें इसके ऊपर इतना वर्क। तो वो भी मैं इनसे ये पूछता हूँ कि सलमान ये बताइए कि आप माशाल्लाह से, मैंने देख रहा था आपको कि आप बहुत ही माशाल्लाह से आपकी जो अप्रोच थी मुझे बहुत इंस्पायर की थी कि आपने छोटे बच्चों को जाके स्कूल में आपने उनको एजुकेट किया। वो थोड़ा सा ज़रा अपना जर्नी बताइए और उसका क्या एक्सपीरियंस है, आप बच्चों के ऊपर कैसे आपने उनको समझाया, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। वो जो याद आपने मुझे दिलाई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आदमी हर जगह सीखता है। और
वो सीखने का एक मेरा भी सीखने का एक वो था। हम एक स्कूल है अल फुरकान ट्रस्ट का स्कूल है, इनके 13 स्कूल हैं कराची में और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका जो है वो किमाड़ी में मसान का कोई इलाका है, वहाँ पे एक इनका स्कूल था, वहाँ पे हम अवेयरनेस इसी के ऊपर देने गए और स्पेसिफिकली हम गोल नंबर 2 दैट इज नो हंगर के ऊपर अवेयरनेस देने गए। अच्छा, नो हंगर को हम समझ लेते हैं। नो हंगर का मतलब ये है कि भूख ना हो किसी भी तरीके से। तो हमने उन बच्चों को रोजे की फीलिंग दी, व्हेन यू आर फास्टिंग तो भूख कैसे लगती है, उसको हमने फोकस करके उनको नो हंगर का कॉन्सेप्ट समझाया। हमने बताया कि एक आदमी ने अगर सुबह खाना खाया और रात तक खाना नहीं खाया तो उसे हंगर कैसे फील होती है। तो द चिल्ड्रन गॉट द आइडिया and we conducted the session and we went back and we came again for another class। और जो उसमें मेरी लर्निंग और वो जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी वो ये कि एक बच्ची मेरे पास अपने छोटा सा उसका जो बटन मोबाइल होता है ना, उस पर एक तस्वीर लेके आई जिसमें एक बिल्ली दूध पी रही थी। तो उसने मुझे बिल्ली के दूध पीती तस्वीर दिखाया, बोला सर हमने SDG अचीव कर ली। अब मैं 5 मिनट तक सोचता रहा, कैन यू इमेजिन दैट। तो मैंने पूछा बेटा तुमने क्या किया? उसने बोला कि मैंने अपने 5 रुपए लिए। अच्छा, ये मैं तकरीबन 3 साल पहले की बात बताऊं, थोड़ी सस्ताई थी। तो उसने अपने 5 रुपए लिए, अपने दोस्त से 5 रुपए लिए लंच के उसने मुझे बताया कि हमने अपने लंच के पैसे लिए और 10 रुपए का दूध खरीद के हमने बिल्ली को पिलाया। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्ची को ये बात समझ में, देखिए ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे बात समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जी वो अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल के लिए दिए, जाया करने के लिए नहीं दिए। उन बच्चों ने ये रियलाइज किया और उन्होंने एक बिल्ली को दूध पिला के मुझे बताया कि हमने अपनी जरूरत भी पूरी की और दूसरे बच्चों की भी जरूरत पूरी की। ठीक है। तो हम जो हमारा एक जो डिस्कशन आज का है उसका एक जो ख़ास मकसद है भी यही कि हम सब लोगों को समझा सकें कि सस्टेनेबिलिटी के जितने भी 17 गोल हैं वो 17 के 17 गोल हम अपनी ज़ात से बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी एक और एग्जांपल दूं। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो ये कहता है कि हम जो भी प्रोडक्शन करें वो भी रिस्पॉन्सिबल हो और जो कंजम्पशन करें वो भी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। तो उसमें मैं आपको पहले एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल देता हूँ और फिर लोकल एग्जांपल भी देते हैं। प्रोडक्शन, क्योंकि आम घर में रहने वाला आदमी तो प्रोडक्शन नहीं करता। प्रोडक्शन तो फैक्ट्रीज में होती है, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। तो कोई भी हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मास्क इस्तेमाल करता है। मास्क बनता है कॉटन से। ठीक है। ये हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? गोल नंबर 12 के ऊपर बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और आम आदमी की रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, सही। मास्क ऑफिस के अंदर एक आम आदमी इस्तेमाल करता है, यानी कि नर्स और क्या कहते हैं डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ। सही। ये कॉटन का मास्क अभी मिसाल के तौर पे 5 रुपए में मिलता है। ठीक है। लेकिन 2030 तक पानी खत्म हो जाएगा, नापैद हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, यूएन की रिपोर्ट्स हैं। 2030 के अंदर पानी खत्म, तक पानी स्केर्स हो जाएगा। स्केर्स यानी कि अभी जो पानी हम 5,000 रुपए का टैंकर खरीदने, हो सकता है वो 50,000 रुपए तक पहुंच जाए। ठीक है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे ना इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचते हैं। वो जो कॉटन कहीं पे पैदा हो रही है, कॉटन इज अ वाटर इंटेंसिव प्रोडक्ट, तो उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है अभी जो सप्लायर आपको 5 रुपए में मास्क प्रोवाइड कर रहा है ना, 2003 में आपको वही एक मास्क 50 रुपए में प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड मास्क इज समथिंग विच इज बल्क यूज्ड इन दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आज ही उस ऑर्गेनाइजेशन को जो मास्क बनाती है और जो मास्क खरीदती है, बनाने वाली भी और खरीदने वाली भी, दोनों के लिए जरूरी है कि वो कोई ऐसा अल्टरनेट सोचें जिसकी बुनियाद पे ये मास्क किसी और चीज के ऊपर बने। एंड डेवलपिंग नेशन इज यूजिंग द पील ऑफ द ऑरेंज। कीनू का जो छिलका है ना, वो हमने सबने देखा है कि वो फाइबरस होता है। ठीक है। तो जो अब क्या हुआ, अब जो हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ है ना, उसको भी मास्क कम इस्तेमाल करना है और ग्रेजुअली वो मास्क ऑरेंज पील के ऊपर जाना चाहिए। ऑरेंज पील पे बनने के जैसे क्या होगा कि वो मास्क ऑर्गेनिक भी होगा और रिसाइकेलेबल भी होगा।
ओके। कॉटन से रिसाइकिल हो सकता है, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत लंबा है, क्योंकि ठीक है। कॉटन बहुत प्रोसेस से डेवलप। तो मैंने इस ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर क्या किया, मैंने एग्जाम्पल के अंदर आपको कंजम्पशन भी बताई ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और बैक एंड पे जो आम यूजर है, वो नर्स है, वो समझती है क्या फर्क पड़ता है, वो डॉक्टर है, वो समझता है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी सोच अभी उस 2030 के वाटर इशू के ऊपर नहीं है कि वाटर्स विल बी स्केर्स। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होगी गोल नंबर 12 अचीव करने में। मेरा किरदार भी है, आपका किरदार भी है, और सारे लोग जो किसी भी तरीके से, जैसे मैं और आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, ऑब्वियसली इट्स कमिंग फ्रॉम अ ट्री, तो हमें देखना है कि हम घर में कितना टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट, उतना ही हम ऑफिस में करें। सही, बिल्कुल सही। ये क्या हो गई, एक आम इंडिविजुअल की अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे वो क्या हासिल कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी। अब अगर गोल नंबर 12 के ऊपर काम, गोल नंबर 12 भी हो रहा है, और अगर आप गौर करें तो गोल नंबर 14 लाइफ ऑन लैंड भी इसके ऊपर से इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि दरख्त भी जो है ना जमीन पे मौजूद है। जी ठीक है, राइट, और वो काम कर रहे हैं जो हम बचपन से उल्टा कर रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, यानी कि वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। ट्रीज जो हैं, ट्रीज हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, और हम जो टिश्यू पेपर, जो पेपर और दूसरी चीजें बना रहे हैं, उन्हीं को काट के बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सलमान, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करूंगा, आप क्योंकि यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, मैं देख रहा हूं कि कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है कुछ इसी इसमें है कि देखिए, इसमें मैं देख रहा हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हैं, प्लांटेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हैं, ताकि आपका जो लाइफ ऑन लैंड है वो ज़रा बेहतर रहे, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के हवाले से उसका रेशो अच्छा हो सके। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और भी ऑब्जर्व कर रहा था, एक प्रोजेक्ट मैंने देखा बच्चों का, कुछ सेकेंड हैंड क्लोथिंग के ऊपर उन्होंने जो है वो कुछ काम किया था उन्होंने। तो वो गोल्ड नंबर 12 पे हम उन्होंने कहा कि सर हम इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हम जो भी वेस्ट है, जो कपड़े ज़ाया हो रहे हैं, हम उसके अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं और हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, वो था उसका सेकेंड हैंड टाइज के हवाले से। तो वो सेकंड हैंड टाइज को खरीद के अगर अच्छी, उनकी कुछ लोगों के बच्चों की अच्छी होती है ना, एस्थेटिक सेंस अच्छे होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, ये वो उन्होंने उठा के उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको अच्छा साफ सुथरा करके पैकिंग करके उसको उन्होंने प्रेजेंटेबल बना के उन्होंने कहा सर ये हम इस तरह से कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी इनिशिएटिव पीपल आर टेकिंग इट, और ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से, क्योंकि आपके अंडर में बच्चे बहुत पढ़ रहे होते हैं, तो आप उनको इस तरह के कोर्सेज के अंदर हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम अपने SDG को अवेल कर सकें। आपने मुझे बुलाया है, तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि 2-3 घंटे इसके ऊपर मैं बात करूं। इसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। अच्छा, ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन मैकेनिज्म के साथ अटैच समझा जाता है। पहले तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को समझ लेते हैं, और मैं बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे घर में जो लगा हुआ AC है, उसके अंदर ऐसे कुछ पार्ट्स कंपनी को बनाने हैं जो कि जब वो AC अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर ले तो वो पार्ट्स निकल के दोबारा इस्तेमाल हो जाए। ठीक है सर। अब वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सोचना किसका काम है? हफीजुर रहमान का, जो किसी AC बनाने वाली कंपनी में R&D डिपार्टमेंट में काम। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है सर्कुलर इकोनॉमी, जो हफीजुर रहमान साहब ने एग्जांपल दी टाइज की और उसकी। मैं शेयर करना चाहूँगा FG स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो कराची में काम करते हैं, हमारे वहाँ पे एक सेशन था, 2 सेशंस थे, एक तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था जनरली, और दूसरा कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर था। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा FG स्कूल एंड कॉलेजेस के तमाम कैंपसेस में ये पूरा पैटर्न है कि उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है कि पिछले साल जिस बच्चे के पास जो बुक्स थी और जो यूनिफॉर्म्स था, अगर उसे छोटे हो गए तो वो पीछे वालों को देता है। इसी तरह से पूरी एक चेन बनी हुई है जिसके अंदर ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि पीछे वाला बच्चा, पिछली क्लास का बच्चा अगली क्लास के बच्चे का यूनिफॉर्म और किताबें ले लेता है। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रिंसिपल्स के हमारे साथ बात हुई थी, और उन्होंने हर कैंपस में ये काम किया। माशाल्लाह। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हमारी सोसाइटी में इनकलकेट होता है, और होता भी रहा। मैंने शुरू में आपको बोला भी था कि हमारी अम्मी बोलती थी शर्ट अच्छे से इस्तेमाल करो। हाँ, बिल्कुल, छोटा भाई इस्तेमाल कर लेगा, बिल्कुल। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हमारे पास इस SDG के कॉन्सेप्ट से बहुत पहले से नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं कि हर घर में जो भी, हमने भी अपने देखा था कि जो हमारी
3 बहनें थीं, वो 2 बड़ी बहनें जो थीं जब वो पास आउट हो रही थीं तो वो कह रही थी हम अपनी छोटी बहन को ये दे दें, तो वो चीज़ जो है वो ऐसे ही होता है, हर घर में ऐसे ही होता है। अच्छा ये देखिए सलमान, मुझे जो है मैं थोड़ा सा आपको ज़रा एक शेयर करना चाहूँगा कि ये कुछ लीडिंग मैंने अपना डेटा जो शेयर करना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस के साथ भी, आप भी उसको एक्नॉलेज करेंगे कि फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये हैं हमारे लीडिंग एसडीजी के, हाँ ये इनके एसडीजी के मॉडल्स हैं हमारे पास। अच्छा मेरा सवाल ये है कि एसडीजी 4 हो या 7 हो या 8 हो, व्हाई इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान? एक ऐसी तरह थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपकी क्या, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और ये क्यों हुआ ऐसा हमारे साथ, क्यों बराबर में पड़ोस में लगा? अगर हम इफ यू कंपेयर अफगानिस्तान एंड इंडिया विद पाकिस्तान, स्पेशली अगर हम बात करें एसडीजी गोल नंबर 4, 7 और 8 के हवाले से, जी आपकी क्या राय है इसके साथ? देखिए बेहतरी की तरफ जाना हर किसी की इंटरनल इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, और कुछ लोग उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ लोगों को समझने में देर लगती है। हो सकता है हम वो नेशन है जो अभी इसको समझने की तरफ जा रहे हैं और वो लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ गए। आपने बोला गोल नंबर 8 बोला, 7 और 8 ये वो हैं जिनसे हम, इंडिया हमसे बेहतर है, ठीक है, हम नहीं है, हम बहुत ही डेंजर जोन में है अभी। देखिए 8 के ऊपर बात करते हैं क्योंकि 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जी ठीक है। तो गोल नंबर 8 का मतलब, जब मैं जैसे मैं बोलता हूँ ना डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसका मतलब है हर आम आदमी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है। अब जो भी है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमसे आगे, उसने देखा कि आम आदमी को देखे डिसेंट वर्क चाहिए, कैसे चाहिए। अब इसको अगर हम सोचें तो अगर उसको थोड़ा सा पढ़ाई का मौका मिल जाए, ठीक है, पढ़ने से रोजगार बेहतर मिलेगा, ठीक है। अब हफीजुर रहमान साहब के ऑफिस में एक पीएन काम करता है, ठीक है, वो उस पीएन के बेटे को पढ़ा दें, पीएन को तो नहीं पढ़ा सकते, ऑफिस बॉय को, क्योंकि वो तो बूढ़ा हो चुका है, उसकी एक जॉब लगी हुई, छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन उस पीएन के बेटे को अगर उन्हें गोल नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब अगर इस पैटर्न को हमने अटैच कर लिया है तो क्या होगा, देखें ये हो रहा है वहाँ पे, ये क्या एजुकेशन में इंडिया हमसे आगे। आपने जो भी फिनलैंड, आयरलैंड की और यहाँ की बात की, वो तो हमसे बहुत ही आगे, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज के अंदर देखिए एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। एजुकेशन इज मदर ऑफ ऑल गुड्स, जी ठीक है। तो वो गुड क्या लेके आ रहा है, वो बच्चा जो पहले अपने बाप को देख के पीएन बनना चाहता था, ऑफिस बॉय बनना चाहता था, अब वो पढ़ने लिखने के बाद ऑफिस बॉय बनना नहीं चाहेगा, ठीक है, बेहतर नौकरी की तरफ जाएगा। ये बाहर के मुल्क में होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक लास्ट बात इंडिया के बारे में आपसे मैं शेयर करूँ, हम सब ने ये वीडियो देखी हुई है कि एक शादी हो रही है और एक ढोल बजाने वाला वहाँ पे आया हुआ ढोल बजा रहा है, और हमारे मुल्क में पैसे निछावर करते हैं, वहाँ पे लोग QR कोड स्कैन कर रहे थे, उसके ढोल पे लगा हुआ था, उसके ढोल के ऊपर QR कोड लगा हुआ है और लोग पैसे निछावर नहीं कर रहे बल्कि ट्रांसफर कर रहे हैं उस वक्त। कैन यू थिंक अबाउट दैट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ दैट चार्मर, उस ढोल बजाने वाले का इंटेलेक्चुअल लेवल सोच रहे हैं, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। बहुत खूबसूरत। इंडिया इसी वजह से हमसे जो है ना वो आगे निकल गया, लेकिन हम भी जा सकते हैं क्योंकि हम सबका कल्चर। जनाब मैं एक चीज़ आपको बता दूं सलमान, आपको मैं नॉलेज में ले आता हूँ और ये हम सब इस वक्त रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि एसडीजी गोल नंबर 13 क्लाइमेट चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड। जी तो आउट ऑफ 17 वी हैव अचीव्ड ओनली one गोल विच इज एसडीजी गोल नंबर 13 एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंजेस। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों हमने देखा कुछ गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस जो है इनिशिएटिव्स लिए थे प्लांटेशंस के हवाले से, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं हमारी, उससे हमारे क्लाइमेट्स को चेंज जो है वो हमने कंट्रोल किया काफ़ी। अच्छा इसी के अलावा जो है वो मैं थोड़ा सा आपको कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। देखिए इस वक्त जो UN के अंदर जो 2023 के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जो बात डिस्कस हुई है वो ये हुई है कि जो हंगर है और जो पॉवर्टी है वो इस वक्त प्रायोरिटी है उन लोगों की, विच इज़ गोल नंबर 1 एंड गोल नंबर 2। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम बहुत पीछे हैं, इस पर हमने काम करना है, ज़रूरी है। अराउंड 8 बिलियन इस वक्त जो है टोटल पॉपुलेशन है इसकी पूरी दुनिया की, और उसमें से अराउंड जो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास रिसीव हुई है वो है 1.2 बिलियन जो है 2023 में लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। सही है, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं क्या हम इसी सिचुएशन में रहें
क्या हमें कोई और मज़ीद हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए कितनी ख़तरनाक फिगर्स हैं। अब 8 अरब लोग हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, और उसमें से 1.2 अरब लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं 2023 के अंदर। क्या हम ऐसे ही छोड़ दें हम इन लोगों को? क्या हम ऐसी चीज़ें स्टेप्स करें जो कि हमें किसी तरीके से इनको? बिल्कुल जी सलमान, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारे मुल्क में जो हमें इशू नज़र आता है वो यही नज़र आता है, जैसे आज हमने जो छोटा सा डिस्कशन किया उसमें अगर लोगों की थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा सा भी बेहतर होगा ना, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्यों प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, क्यों ऐसे रिसोर्सेज जो माहौल को ख़राब करते हैं उन्हें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो शायद वो पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करते हैं। इसका मतलब है अवेयरनेस इज़ द बेस्ट रिसोर्स टू क्रिएट द इनिशिएटिव टू मूव टुवर्ड एनीथिंग। करेक्ट। तो इसका मतलब है हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इनिशिएटिव किस लेवल पे? अगर वो बच्चा है तो स्कूल के लेवल पे, ठीक है, सही। अगर वो मेरे आपका जैसा वर्किंग प्रोफेशनल है तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ठीक है, सही। और जैसे कि आपको भी पता है, आज के अखबार में भी मैंने डॉन न्यूज में खबर पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि वो फौरन इसके लिए एक पूरी डायरेक्टरेट बना के क्लाइमेट एक्शन के ऊपर इमीडिएट काम करे। तो इसका मतलब है हर लेवल पे पहले अवेयरनेस, फिर एजुकेशन, फिर एक्टिविटीज। इसका मतलब है कोई भी आदमी अचानक एक्टिव नहीं हो जाएगा कि मुझे ये करना है, ठीक है, हमें उसे एजुकेट करना है, और एजुकेट करने से पहले एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और नीड क्रिएट करनी है उसके अंदर कि ये करना क्यों जरूरी है। करेक्ट। तो मेरे जहन में या जो स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल्स हैं वो ये कहते हैं, फर्स्ट लेट देम अवेयर सो दैट द अर्जेंसी इज क्रिएटेड कि क्यों करना जरूरी है, देन एजुकेट देम हाउ टू डू इट, एंड देन प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज। इसका मतलब है गोल नंबर 4 से अगर हम काम शुरू करें तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक, सही, बहुत अच्छा, बहुत खूब आपने बोला। अच्छा, एक चीज़ और भी हम जरा यहाँ पे आपने गवर्नमेंट का जिक्र किया, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ। देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है रिसोर्सेज की, वो है 70% जो है वो प्रोविंसेस के पास है और 30% जो है वो फेडरल के पास है। और जिसमें अभी हम माशाल्लाह से देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उसने जस्टिफाई किया है किसी हद तक अपनी चीज़ों को, और उसने फैसिलिटेट किया है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। अगर आप देखें, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कराची के अंदर, अच्छा हमारे पास एक कॉल, अच्छा कॉल मिस हो गई। मैं आपको बता दूं कि आपने रोड पे आप देख रहे होंगे रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ये सारी चीज़ें ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा, आपने एक और रूट भी देखा है वो, अच्छा मेरे पास एक सलमान की कॉल आ गई, कॉल ले लें ज़रा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अच्छा, ओके। जी कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली बोलिए। हाँ जी अली बोलिए। मैं साहब को भी सलाम करना चाहता हूँ जो आपके साथ बैठे हुए। सलमान हमीद साहब हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी फरमाइए। जी, तो उमर साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। हेलो, जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। उमर साहब अभी पॉलिथीन बैग के बारे में बात कह रहे थे कि इसको हमने खत्म करना है। वाकई में ये जो है ना हमारे जमीन के लिए, हमारे दरख्तों के लिए, खाने के लिए बहुत बुरी एक चीज में वो बना बन गई। ठीक है, तो हम अगर इसको खत्म कर देते हैं तो मुझे ये बताइए कि हमारी हुकूमत तो जो है ना हर चीज के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करवा देती है कि जो है ना लोग अपने रोजगार जो है ना उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो अब जब ये खत्म हो जाता है तो फिर इसका मुतबादिल क्या है, वो मुतबादिल बताएं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो सवाल किया, ये सवाल हमें हर जगह सुनना पड़ता है। ठीक है। और अभी आपके पॉलिथीन बैग का रिप्लेसमेंट तो हमारे दादा की वो प्रैक्टिस है कि जब वो कपड़े वाला बैग लेके जाते थे, तो मैं वो ज़्यादा ज़माना याद नहीं दिला सकता क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आपके दादा मौजूद हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इवन दही लेने जाने के लिए भी हम प्लास्टिक को यूज़ नहीं करते थे। एक बर्तन होता था जिसमें हम दही लेके आते थे, और उसमें प्लास्टिक का हेल्थ हैजर्ड भी नहीं होता था।
इस वजह से जो मेरे भाई जिन्होंने कॉल किया था उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर ये बात करें तो इसका सोल्यूशन या इसकी बात ये है कि हमें ही अल्टरनेट सोचना होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक मास्क की बात की है जो कॉटन से बनता है, ठीक है, सही है, और उसका कोई प्रोड्यूसर है ना, उसको थोड़े दिन बाद पानी ना मिलने की वजह से उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी इतना महंगा होगा कि उतने महंगे मास्क को कोई नहीं खरीद सकेगा। ठीक है, सही। तो इसका मतलब है कि अगर हम मास प्रोडक्शन पे भी बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज की रिप्लेसमेंट ढूंढना भी उसकी जिम्मेदारी है जिसका बिजनेस है। ठीक है, सही। क्योंकि थोड़े अरसे बाद वो रिसोर्स खत्म हो जाएगी, थोड़े अरसे बाद जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट यानी कि ये पॉलिथीन बना रहे हैं इसकी एक्सप्लोरेशन ही बंद कर दी जाएगी थोड़े अरसे बाद, तो वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अपने पॉलिथीन बनाने के लिए कोई और दूसरी चीज चाहिए होगा जो पॉलिथीन से नहीं बनेगा, किसी और चीज से बनेगा। ठीक है सलमान, एक कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम सुधीर है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, कौन सा आप बात कर रहे हैं? दोबारा से नाम बताइए। सुधीर। जी जी सर, बोलिए बोलिए। सलमान अमीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे को तो लगता है कि हमने जो पिछले 30 साल से जो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं वो इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल किए हैं कि अब वाकई हम उस पॉइंट पर आके खड़े हो चुके हैं कि जहाँ पर हमारे से बहुत सारी चीजें हमारा साथ छोड़ के जा रही हैं। जैसे कि हम अपने बचपन में देखते थे, हमारे पास घरों में मोहल्ले में बहुत सारे लोगों के पास तांबे की बड़ी बड़ी टंकियां होती थी, लोहे की बाल्टियां होती थी और इस टाइप की चीजें होती थी जो बड़ी रिलायबल टाइप होती थी। अगर लकड़ियां भी होती थी उस दौर की तो बड़ी रिलायबल होती थी। और अगर इस दौर के अंदर हम देख रहे हैं तो हर चीज जो है ना रिप्लेसमेंट प्लास्टिक पॉलिथीन की तरफ जा रही है, फाइबर की तरफ जा रही है, जो कि वाकई एक मुज़र सेहत है। और यह बात सही है कि हम लोगों को जो है ना अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए, मगर ये चीज तो अब हमारे सामने आई है, लेकिन पिछले 30 सालों से जो या इससे भी ज्यादा अरसे से जो हमने गलत इस्तेमाल किए हैं तो सर कहीं ना कहीं तो हमें उसका अदाला भुगतना पड़ेगा। और आज हम जो बहुत सारी चीजों से महरूम होते जा रहे हैं, जो कि गैस एक अमूमन एक आम का वो हो गई है कि हर घर में भाई गैस नहीं है, हर बंदा यही बात करता है। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं तो हमने भी इसका गलत इस्तेमाल किया होगा ना, कि जो आज हम इन सब चीजों को इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम उसको अवेयरनेस क्रिएट कर सकें भाई। और सर जैसे कि एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जैसे कि ये आपके मेहमान आए सलमान अमीर साहब, जी 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 माशाल्लाह क्या क्लास की गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसी वीआईपी इनकी नॉलेज है और इन्होंने वीआईपी अवेयरनेस दी है। बिल्कुल इनको मैं सैल्यूट मारना चाहूंगा। और ऐसे तमाम लोगों को जो इस तरीके के अवेयरनेस होल्डर हैं और हमारे मुल्क के लिए काम करते हैं। और जी मेरा आप लोगों से वादा है इंशाल्लाह कि मैं ऐसे ही लोगों को इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा। आप हमारे साथ इस टाइम पे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सलमान, मैं इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि हम वक्त आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है हमारे लिए मुनासिब इतना नहीं था कि हम और अच्छी बात कर सकें, लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी हमारी डिस्कशन है कि हम इसमें 17 के ऊपर बात हाँ नहीं हम तो हर गोल के ऊपर अलग बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखिए, मैं इस सोल्यूशन के लिए मैं जो अभी बात हुई कि देखें अब मुझे कॉल्स इतनी आने शुरू हो गई हैं, चलें ले लेते हैं फिर। जी कौन सा आप कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद खान नाजमाबाद नंबर 4 कराची से आप दोनों को सोना खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए क्या बोलिए। सर मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा स्कूल अंदर से कैसे होता है। और मुझे इतना पता है कि डिस्पोजेबल बर्तन जो आजकल आ रहे हैं व्हाइट कलर के, इसके अंदर अगर हम गर्म अशिया डालकर खाएं तो वो कैंसर की अलामत बनते हैं। शॉपर में और बैग इस तरह की चीजों में तो हम लोग खाने पीने की अशिया लाते हैं, इसका मतलब है कि हमने कैंसर को दावत देनी है। और ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर हम 10 साल गड्ढे को के दबा दें और 10 साल बाद उस गड्ढे को दोबारा खो दें तो ये अंदर वैसे के वैसे साबुत पड़ा होता है, ये खराब नहीं होता है। तो आलूदगी का भी मेन सबब ये बनता है और ग्रीनरी को खत्म करने में इसका अहम किरदार अदा होता है। और
इन जैसी चीजों को हम अपनी जरूरियात इसके मुताबिक हमें खुद निकालने, क्योंकि हमने अपने बच्चों को स्टील की बाल्टियां, स्टील और सिल्वर की बाल्टियां और बर्तन जो है ना आज भी मार्केट में अवेलेबल है और कोई महंगे नहीं है। और कपड़े में एक कपड़े का थैला जो है ना घर में सिलवा लें और उसके अंदर अपनी बाजार से सारी खरीदारी करके लाए, शॉपर की झंझट को खत्म हो जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह पे टाइम की कमी है, मैंने इसलिए शॉर्ट बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा सलमान, जो है मैं आपको अभी सोल्यूशन बता रहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है कि किसी तरीके, देखें गवर्नमेंट जो है ना उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अभी मैं ये समझता हूँ तो अब ये मैं समझता हूँ कि जो रेड लाइन जो चली है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जिसपे उन्होंने इनिशिएटिव लिया किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टीज़ के साथ मिल के उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो मैं इसको आई मस्ट अप्रिशिएट और मैं कहूँगा कि जहाँ हम बुराइयों की तरफ जा रहे होते हैं हमें कुछ अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए, हमें हाईलाइट करना चाहिए कि भाई ये अच्छी चीज़ है। जैसे ईवीज़ भी चल रही हैं जैसे जी बिल्कुल। और उसके अलावा वो जो ग्रीन बस है जो वहाँ पे बहुत बड़ा रूट कवर कर रही है, वो है आपका फेडरल की तरफ से एक तोहफा है हमारे लिए इस सिंध के लिए, वो भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फेडरल भी कराची को अप्रिशिएट करिए। अच्छा कॉल आ गई है हमारे पास, मेरे ख्याल से लास्ट कॉल होगी, आपकी मर्जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये सर सलमान था, मुझे वो करना था। जी बोलिए। सवाल था ये सर सलमान ने बात की है कोल नंबर 15 लैंड और लैंड। मुझे सर से ये पूछना था कि जो हमारे आसपास के दरख्त हैं उनकी हम लोग जिनको वो नहीं मिल पाती, फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता, उनकी बेहतरी के हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन से ऐसे इक़दाम ले सकते हैं पर्सनली जिनकी वजह से हमारे आसपास के दरख्त हैं तो हमारे शहर के दरख्त हैं उनकी बेहतरी हो सके? जबरदस्त। वेट करो अभी आपको जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, जहाँ तक ये दरख्त हैं जो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं उनके लिए हम घर में दोस्ती का सामान बना सकते हैं जी, क्योंकि दोस्त के लिए हम घर से ही तोहफे खरीदते हैं, बनाते हैं। तो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली जो रोज़ाना सब्जी है उसके छिलके, रोज़ाना मैंने हफीजुर रहमान को देखा 3-3 अंडे खाता है, तो वो उन अंडों के छिलके जमा कर ले देखें। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये छिलके और अंडे हमें जमा करके किसी मिट्टी में थोड़े दिन दबाने हैं, मिलाने हैं, ठीक है, जिससे एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन जाएगा जिसको कहते हैं कंपोस्ट। और ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है ये बेहतरीन तरीके से उन पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा जो हमें कहीं से खरीदने नहीं पड़ेंगे। बेहतरीन। आप और मैं केले का छिलका, मटर का छिलका, लौकी का छिलका छील के फेंक देते हैं, लेकिन ये दरख्तों का बेहतरीन दोस्त है। इसको थोड़े दिन मिट्टी के साथ दबा के कंपोस्ट बनाएं और फिर दरख्तों की जो जड़ें उसके साथ डाल दें, ये उनके लिए बेहतरीन तरीका होगा, कुछ भी खर्चा नहीं करना। जज़ाकल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि टाइम हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है और हम अब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। मैं जो है सलमान नमी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल कर दें। इकबाल साहब ने, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये इसीलिए बोला था कि कोई कोशिश करे तो हम शान नहीं देते हैं, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते। तो एसडीजी का गोल क्या है, आपका उसमें रोल क्या है, ये आपने सोचना है। अल्लाह ताला आपको रास्ता निकाल के खुद देगा। जज़ाकल्लाह। इसी खूबसूरत शेयर के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ फिर मैं मुलाकात करूँगा संडे के दिन 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।